अब कुछ क्वेश्चन हम लोग डिज़ाइन का करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का लिमिट स्टेट मेथड से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए सिंगली रेनफोर्स्ड आरसीसी बीम इज सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट ऑफ 80 किलोन्यूटन मीटर, द विड्थ ऑफ द बीम इज 200 mm, calculate the depth of the beam and area of steel reinforcement required for balanced design, use M20 concrete and Fe415 steel। यहाँ पे देखिए गिवन जो आपको दिया हुआ है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 80 किलोन्यूटन मीटर का, विड्थ ऑफ द बीम विड्थ दिया हुआ है, डिज़ाइन का क्वेश्चन है। डिज़ाइन आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे बीम का सेक्शन यानी कि बीम का डायमेंशन डिज़ाइन करना है, एरिया ऑफ स्टील कितना नंबर ऑफ डाया, कितना डाया ले, कितना नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट ले, टोटल एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, ये तीनों पैरामीटर जो है वो डिज़ाइन का है, ठीक है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, आप एक्चुअल साइट पे जाएंगे तो ये दोनों भी आप ही को डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट लगाए, कौन सा ग्रेड का स्टील लगाए। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ये दोनों दिया रहता है, प्रैक्टिकल साइट पे आपको ये दोनों भी खुद से निकालना पड़ेगा, बस लोड पता रहेगा। लोड के करस्पॉन्डिंग अगर बीम का सपोर्ट कंडीशन पता है, स्पैन पता है, ठीक है, लोड पता है, लोड दिया हुआ है तो आप MOR निकाल सकते हैं। ये वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ, सिंपली सपोर्टेड बीम सपोज करिए UDL है तो सिंपली WL²/8 ऐसे करके MOR निकाल। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते हैं, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। यानी कि लोड के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया, ठीक है। स्ट्रेस पैरामीटर के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया ही गया था, लेकिन लोड पैरामीटर के लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गया। यानी इस मोमेंट पे हम लोग डिज़ाइन नहीं करेंगे, फैक्टर्ड मोमेंट पे डिज़ाइन करेंगे, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू वर्किंग मोमेंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लोड कंडीशन के लिए 1.5 इंटू वर्किंग मोमेंट कितना है 80, यानी 1.5 इंटू 80 ये जो मोमेंट आया फाइनल, इसके लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे 120 किलोन्यूटन मीटर, इस मोमेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे। अब क्या क्या डिज़ाइन करने वाला पैरामीटर है, एक तो विड्थ, एक तो डेप्थ और एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे देखिए डेप्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। विड्थ तो एज्यूम कर लेते हैं जितना विड्थ ऑफ वॉल है उतना ही विड्थ ऑफ बीम भी होगा, ठीक है। तभी प्लास्टर होने के बाद एक जैसा लगेगा, होमोजीनियस पूरा स्ट्रक्चर लगेगा। अगर विड्थ ज़्यादा हो गया वॉल से तो बाहर निकला हुआ प्रतीत होगा, दिखाई देगा। बीम, ठीक है, बीम दीवार में छुपा हुआ दिखाई दे, इसलिए दोनों का विड्थ जो है जिस वाल पे वो सपोर्टेड है और जितना वाल का विड्थ है उतना ही बीम का भी विड्थ होना चाहिए, जितना उसके ऊपर का वाल का विड्थ है उतना ही बीम का विड्थ होना चाहिए, ठीक है। तभी प्लास्टर होने के बाद बीम छिप जाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा विड्थ हुआ तो बाहर निकला हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी कि विड्थ बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है डिज़ाइन में, ठीक है। तो विड्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो आप एज्यूम कर लेते डेप्थ का आधा या फिर 300 mm एक नॉर्मल जो कंसिडरेशन है विड्थ का वो हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको विड्थ दे दिया है, तो बचा क्या डिज़ाइन करने के लिए, एक डेप्थ और एक एरिया ऑफ स्टील, ये दोनों चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे डिज़ाइन करना है हम लोग को, तो हम लोग डिज़ाइन किस तरह का सेक्शन करें, हम लोग डिज़ाइन करते हैं आइडियल सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग डिज़ाइन कर दे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन कर दे तो स्टील पहले फेल कर जाएगा, कंक्रीट ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिए, कंक्रीट बाद में, कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब क्या, कंक्रीट बाद में फेल करेगा, स्टील पहले फेल करेगा। यानी कंक्रीट ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिए हैं तो खर्च भी ज़्यादा होगा, इसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, कहीं ना कहीं मटेरियल का बर्बादी और अनइकोनॉमिकल सेक्शन होगा, ठीक है। अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन लगा दिए हैं तो स्टील ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिए हैं, इतना स्टील का ज़रूरत ही नहीं है, यूज़ ही नहीं हो पाएगा, तो स्टील का भी वहाँ पे क्या होगा, बर्बादी होगा, तो अनइकोनॉमिकल, वहाँ भी खर्च ज़्यादा लगेगा। तो मेरे हाथ में जब स्टार्टिंग से सब कुछ है तो क्यों हम खर्च ज़्यादा करें, हम क्यों ना आइडियल सेक्शन बनाएं, बैलेंस सेक्शन बनाएं, ठीक। तो जब भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, जब सारा पैरामीटर मेरे हाथ में है, डेप्थ क्या देना है, एरिया ऑफ स्टील क्या देना है, तो शुरू से ही आइडियल सेक्शन हम लोग डिज़ाइन करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग डिज़ाइन बैलेंस सेक्शन, और इस क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ था कि डिज़ाइन बैलेंस, लेकिन लिखा हुआ नहीं भी रहे तो आपको कैसा सेक्शन डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस सेक्शन जब भी डिज़ाइन करेंगे तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो लेंगे वो किसके बराबर लेंगे, बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तीनों एक ही बात है। और ग्रेड ऑफ स्टील अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है
तो एक्सयू लिमिट क्या हो जाएगा इस ग्रेड ऑफ स्टील के लिए 0.48 इंटू डी। अब डी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, डी अननोन है। एक्सयू को हम लोग डी के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, डी अभी पता करना है। अब आते हैं हम लोग डिज़ाइन कैसे करें। ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए फैक्टर्ड जो आपको मोमेंट है, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको इक्वेट करते हैं एक बार फोर्स ऑफ कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म से। इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं डेप्थ वाला टर्म छुपा हुआ है, उससे डेप्थ निकल जाएगा। फैक्टर्ड मोमेंट कितना कैलकुलेट करके लाए 120 इंटू 10⁶ न्यूटन mm में। फोर्स ऑफ कंप्रेशन 0.36 FCK B इंटू XU लिमिट और लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिट। ठीक है, तो इससे आपको D निकल जाएगा। अब देखिए 120 इंटू 10⁶ 0.36 FCK का वैल्यू, ग्रेड ऑफ यहाँ पे कंक्रीट 20, विड्थ का वैल्यू, विड्थ हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 mm, बी की जगह पे 200 mm ले। एक्सयू लिमिट अभी हम लोग कितना निकाले 0.48 इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिट की जगह क्या लिख सकते हैं 0.48 इंटू डी। अब देखिए अंदर वाले टर्म में डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी को कॉमन लेके बाहर निकालें तो देखिए बाहर भी पहले से क्या क्या है, पहले से एक डी है, इसको भी डी कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 120 इंटू 10⁶ 0.36 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 0.48 इंटू डी का स्क्वायर 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए और डी स्क्वायर निकल जाएगा ऐसे 120 इंटू 10⁶। नीचे सारे टर्म को लेते आइए जो भी बचा डी स्क्वायर के अलावा, ये कैलकुलेट करके आता है 551.85। इसलिए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 120 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 551.85। इसको सॉल्व करते हैं, डेप्थ का वैल्यू आता है 466.31 mm। अब ये डेप्थ निकल गया। अब ये जो डेप्थ निकला, जब भी आप किसी लेमैन को, किसी मजदूर को, मिस्त्री को आप बताएंगे 466.31 mm का कास्ट करना है, ठीक है, साइट पे ढालना है, तो उतना फ्रैक्शन में कर पाना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग राउंड फिगर में लेके चलते हैं। 466 है तो इसको थोड़ा बढ़ा के 470 ले सकते हैं, 480 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डेप्थ आया, डिज़ाइन डेप्थ आया 466.31। एडॉप्ट डी इक्वल्स टू 466 की जगह राउंड फिगर करके 470 mm कर दिए और डी डैश इफेक्टिव कवर हम लोग 40 mm का ले लिए। तो टोटल जो डेप्थ आया, टोटल डेप्थ 470 प्लस 40 यानी कि 510 mm का ओवरऑल डेप्थ आ गया। अब देखिए ये डी तो निकल गया, अब एरिया ऑफ स्टील भी आपको निकालना है। ठीक है, डी और एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, यहाँ पे फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इक्वेट करते हैं अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन इनटू लीवर आर्म से। इस पूरे इक्वेशन में कहीं ना कहीं एरिया ऑफ स्टील छुपा हुआ, एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। अब देखिए फैक्टर्ड जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितना है 120 इंटू 10⁶। अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिट। यहाँ पे बैलेंस सेक्शन डिजाइन करें, XU लिमिट सब जगह यूज़ होगा। ठीक है, तो AST सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में सब कुछ पता है, AST नहीं पता। AST निकल जाएगा इस तरह से, AST इक्वल्स टू 120 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू FY का वैल्यू 415 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं 470 माइनस 0.42 और XU लिमिट कैसे निकलेगा 0.48 इंटू डी यानी 470। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा 120 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 0.87 इंटू 415 इंटू 470
माइनस 0.42 इंटू 0.48 इंटू डी 470। इसको सॉल्व करते हैं तो एरिया ऑफ स्टील जो आता है वो 885.72 mm²। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ स्टील जैसे यहाँ पे ये निकला है, एक और तरीका है एरिया ऑफ स्टील निकालने का, अल्टीमेट फोर्स ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू अल्टीमेट फोर्स ऑफ टेंशन। इस दोनों को इक्वेट करिए तो अप्रोक्सीमेटली सेम एरिया ऑफ स्टील आपको आ जाएगा। 5-10 mm² इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग सेम एरिया ऑफ स्टील इससे भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0.36 FCK B इंटू एक्स लिमिट इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। यहाँ पे भी AST टर्म आ गया, AST इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू एक्स लिमिट डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू FY। इसमें सब वैल्यू पता है, गिवन है, इसको पुट करिएगा तो एरिया ऑफ स्टील ऐसे भी निकल सकता है। ठीक है, दोनों तरीका कोई भी आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। फाइनली एरिया ऑफ स्टील आया, लेकिन आपको कई बार एग्जामिनेशन में डाया और नंबर के टर्म में बताना पड़ सकता है कि ये एरिया ऑफ स्टील जो है इसको कैसे कन्वर्ट करें छोटे छोटे एरिया ऑफ स्टील में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल एरिया ऑफ स्टील को डिवाइड करना है n नंबर में π/4, और डाया आपको दो अब अननोन हो गया, नंबर और डाया, तो दोनों में से कोई एक अननोन आपको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। नॉर्मली डाया हम लोग एज्यूम करते हैं। हम लोग सपोज करिए कि 20 mm का डाया चूज़ किए तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 डिसाइड किए कि 20 mm का हम लोग सरिया लगाएंगे, तो नंबर पता चल जाएगा। एन कैसे पता चलेगा, AST इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 20 का स्क्वायर। AST टोटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अभी निकाले हम लोग, फाइंड आउट किए 885.72 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 20 का स्क्वायर। ये नंबर जो आता है ये आता है 2.81, ठीक, 819। तो जब भी हम लोग नंबर लगाएंगे, या तो 2 लगाएंगे या तो 3 लगाएंगे, तो हम लोग कम नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ स्टील है ये डिज़ाइन करके आया है। अगर आप नंबर घटा देंगे तो फाइनली टोटल एरिया ऑफ स्टील जो डिज़ाइन करके आया है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2.819 को हम लोग कह सकते हैं टेक 3 नंबर्स। तो फाइनली डिज़ाइन करके क्या समरी आया, डिज़ाइन समरी क्या आया, डिज़ाइन समरी जो आया वो आया एडॉप्ट स्मॉल d इक्वल्स टू 470 mm, ओवरऑल d इक्वल्स टू 510 mm और 20 mm डाया बार 3 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया बार। ये डिज़ाइंस करके फाइनल समरी आया कि आपने डेप्थ बता दिया, टोटल ओवरऑल डेप्थ बता दिया, कितना नंबर ऑफ बार्स लेना है, कितने डाया का लेना है ये भी बता दिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं।